Hello everyone. I, Samish Fale, lecturer in Mechanical Engineering Department, welcome you all in the course that is Thermal Engineering for 3rd SEM Diploma in Mechanical Engineering students. In this course, we already started with our second chapter, that is ideal gas and ideal gas processes, and today's topic is polytropic process. So, before starting with today's lecture, let us revise what we have learned in the earlier lecture. In the earlier lecture, we have learned the PV and TS diagram of constant temperature process, and then we have learned the formula related to find out work done, heat transfer, change in internal energy, change in enthalpy, and change in entropy for adiabatic process, and we have studied the numerical on adiabatic process. So let us discuss what we have learned in today's topic. In today's topic we will learn the concept of polytropic process. We will understand what is polytropic process, then outline PV and TS diagram of polytropic process. We can draw the PV and TS diagram related to polytropic process. आफ्टर दैट सॉल्व दी न्यूमेरिकल ऑन पॉलिट्रोपिक प्रोसेस. इसके बाद में अपन क्या न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे किसके ऊपर में, पॉलिट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर में. तो ये आज के वीडियो के अपने सेशन आउटकम रहेंगे. मतलब सेशन आउटकम बोलते हो ये आज का वीडियो देखने के बाद में ये चीज़ें अपन आज के वीडियो से सीखने वाले हैं. क्लियर है. नेक्स्ट इज प्रोग्राम आउटकम. तो ये कुछ प्रोग्राम आउटकम्स है जो कि आज का वीडियो देखने के बाद में सेटिस्फाई होंगे. जहाँ पर टिक करके दिया हुआ है वो प्रोग्राम आउटकम्स आज के वीडियो से अपने सेटिस्फाइड होने वाले हैं. क्लियर है. तो सबसे पहले पॉलिट्रोपिक प्रोसेस स्टार्ट करने के पहले अपन कितने टाइप के प्रोसेसेस होते हैं वो देखते हैं. तो आइडियल गैस प्रोसेसेस कितने टाइप के होते हैं वो देखते हैं. तो डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस जो क्लासिफाइड होता है वो होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर उसको बोलते हैं आइसोबारिक या आइसोपिस्टिक प्रोसेस. ये इसके पहले जो अपन ने वीडियोस जो देखे उसमें अपन ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस क्या होता है उसकी पीवी और टीएस डायग्राम पढ़े, और उसी से रिलेटेड अपन ने कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस से रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर चुके हैं. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो अपन ने पढ़े थे वो पढ़े थे कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है. इसके बाद में अपन ने कांस्टेंट प्रेशर के बाद में कौन सी प्रोसेस बोले थे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसको आइसोकोरिक प्रोसेस बोला जाता है. तो इसके ऊपर में भी अपन ने आइसोकोरिक प्रोसेस के पीवी और टीएस डायग्राम देखे, फॉर्मूले देखे थे, और उसके ऊपर के न्यूमेरिकल भी अपन ने सॉल्व करे थे. उसके बाद में नेक्स्ट प्रोसेस जो अपन ने पढ़े वो पढ़े कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, जिसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोला जाता है. जिसको कौन सी प्रोसेस बोली जाती है, आइसोथर्मल प्रोसेस. तो ये वाले प्रोसेस के भी अपन ने पीवी और टीएस डायग्राम देखे. उसके बाद में उसके डिफरेंट फॉर्मूलेज देखे, वर्क डन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंट्रोपी, एंथैल्पी वगैरह निकालने के, और उससे फॉर्मूले के बेसिस के ऊपर में अपन ने उसके न्यूमेरिकल भी सॉल्व करे थे. उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़े वो अपन ने पढ़े कौन सी, एडियाबेटिक प्रोसेस. कौन सी प्रोसेस पढ़े थे, एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसको आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी बोला जाता है. तो इस प्रोसेस का भी अपन ने पीवी और टीएस डायग्राम देखे. उसके बाद में अपन ने उससे रिलेटेड फॉर्मूले देखे, और इस प्रोसेस से रिलेटेड अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व करे. तो आज की जो प्रोसेस है वो अपनी कौन सी है, पॉलिट्रोपिक प्रोसेस. तो अपन आज के इसमें देखेंगे कि पॉलिट्रोपिक प्रोसेस होता क्या है, उसकी पीवी और टीएस डायग्राम देखेंगे, पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनती है पॉलिट्रोपिक प्रोसेस की, डिफरेंट फॉर्मूलेज देखेंगे, और पॉलिट्रोपिक प्रोसेस का अपन न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किया जाता है वो चीज़ देखेंगे. और एक लास्ट प्रोसेस जो है वो होती है थ्रोटलिंग और रिस्ट्रिक्टेड फ्लो प्रोसेस. क्लियर है. तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिट्रोपिक प्रोसेस मतलब होता क्या है. तो पॉलिट्रोपिक प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले तो अपने को उसका पीवी और टीएस डायग्राम बनाना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे मैंने एक ग्राफ बनाया जहाँ पे वाई एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ मैं क्या, प्रेशर. वाई एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ मैं प्रेशर, और एक्स एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ वॉल्यूम. तो इस वाले जो ग्राफ को बोला जाता है, इस वाले ग्राफ को बोला जाता है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. इस वाले ग्राफ को क्या बोलते हैं अपन, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम. उसी तरीके से एक सेकंड ग्राफ बना रहा हूँ मैं, जिसमें वाई एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ मैं क्या, टेम्परेचर, जिसको वाई एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ मैं टेम्परेचर, और
एक्स एक्सिस के ऊपर में ले रहा हूँ मैं एंट्रोपी। तो टेम्परेचर को T से डिनोट किया जाता है, एंट्रोपी को S से। तो इस वाले ग्राफ को बोला जाता है TS डायग्राम। क्लियर है? तो अपन ने इस यहाँ पे दो डायग्राम बनाए, एक डायग्राम बनाया मैंने PV डायग्राम और एक डायग्राम बनाया मैंने TS डायग्राम। तो ग्राफ बनाने के पहले सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस मतलब होता क्या है। सबसे पहले तो अपन आइडेंटिफाई करते हैं पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस मतलब होता है। तो पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस क्या है? दो प्रोसेस विच डिस्क्राइब आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस बाय सिंगल इक्वेशन दैट इज PV रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट। पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस क्या है? ये एक ऐसी प्रोसेस है जो इसके पहले अपन ने जो चार प्रोसेस पढ़ी थी, आइसोबारिक बोले तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, आइसोकोरिक बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, आइसोथर्मल बोले तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस और एडियाबेटिक प्रोसेस बोले तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। ये जो चारों प्रोसेसेस अपन ने इसके पहले पढ़ी, इसके जो इक्वेशंस बनी थी, ये पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस क्या करता है? ये जो एक सिंगल इक्वेशन है PV रेज़ टू द पावर n, ये जो सिंगल इक्वेशन है PV रेज़ टू द पावर n इक्वल्स टू कांस्टेंट, ये एक सिंगल इक्वेशन से अपन ये चारों प्रोसेस अपन प्लॉट कर सकते हैं। ये चारों प्रोसेस के बारे में अपने को बताता है। तो उस वाले प्रोसेस को बोला जाता है पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस, वेयर n इज पॉलीएंट्रोपिक इंडेक्स। ये जो PV रेज़ टू द पावर n है, इसमें ये जो n है, इसमें जो n है ये PV रेज़ टू द पावर n में, वो n को बोला जाता है पॉलीएंट्रोपिक इंडेक्स। वो n को क्या बोला जाता है? पॉलीएंट्रोपिक इंडेक्स। एंड इट्स वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और ये जो पॉलीएंट्रोपिक इंडेक्स की वैल्यू है, ये वैरी करती है कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी तक के। कहाँ से वैरी करते हैं? 0 से इन्फिनिटी तक का। तो जब अगर PV रेज़ टू द पावर 0 इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो अगर ये वाला आया तो ये चार में से कोई तो भी एक प्रोसेस बनेगी। अगर PV रेज़ टू द पावर अपन ने वैल्यू ली है 1, तो कोई दूसरी प्रोसेस बनेगी ये चारों में से। अगर PV रेज़ टू द पावर इन्फिनिटी रखे तो कोई अपनी दूसरी प्रोसेस बनेगी। तो ये जो है, ये जो सिंगल इक्वेशन जो डिस्क्राइब करती है चारों प्रोसेस को, उसकी n की वैल्यू वैरी करके, कहाँ से? 0 से इन्फिनिटी तक के n की वैल्यू वैरी करके, तो इस वाले प्रोसेस को बोला जाता है कौन सी प्रोसेस? पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस। इस वाले प्रोसेस को बोलते हैं अपन पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस। क्लियर है? तो इसमें अपन देखते हैं उसकी PV डायग्राम कैसे बनेंगी। तो PV डायग्राम बनाने के लिए क्या किया मैंने? एक गैस लिया, एक कोई तो भी कंटेनर में मैंने गैस लिया। उस गैस का इनिशियल जो प्रेशर है वो है मेरा P1 और इनिशियल वॉल्यूम है वो है V1। तो क्या हो रहा है कि ये जो गैस है, इसका जो ये 1 जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 पॉइंट ग्राफ के ऊपर में ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? इनिशियल। तो इनिशियली मेरे को ये दिख रहा है कि ये वाले गैस का जो प्रेशर है, ये गैस का जो प्रेशर है वो क्या है? ज़्यादा है। तो ये 1 पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रही है, इनिशियली मेरे को ये बता रहा है कि उस गैस का प्रेशर क्या है? ज़्यादा है। और अपने को पता है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो जब ये गैस का प्रेशर ज़्यादा है तो उस टाइम पे उस गैस का वॉल्यूम क्या है? इनिशियली उस गैस का वॉल्यूम कम है। उसके बाद में गैस क्या होने लग गई? अभी एक्सपांड होने लगी। गैस क्या होने लग गई? एक्सपांड होने लगी। अभी एक्सपांड हो रही है मतलब क्या हो रही है? वो फैल रही है। गैस एक्सपांड हो रही है मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है कि वो फैल रही है। तो जब गैस एक्सपांड होगी, कोई भी चीज़ एक्सपांड होती है, तो उस वाले चीज़ का वॉल्यूम बढ़ता है। उस वाले चीज़ का क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये जो गैस है, ये गैस क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है। और एक्सपांड होने के कारण से अपने को दिख रहा है कि 1 से 2 आप देखोगे तो ये गैस का देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है। जब 2 पॉइंट के ऊपर में अपन ये 2 पॉइंट जब मैं एक्स एक्सिस पे रहूँगा तो ये जो V2 जो मिल रहा है, वो V2 की वैल्यू क्या है? V1 से ज़्यादा है। तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, जब वो गैस का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो गैस का प्रेशर क्या होगा? कम होगा, क्योंकि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वॉल्यूम। प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है? वॉल्यूम। तो क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये एक गैस थी, अपन ने उसको क्या करे? उसका इनिशियली प्रेशर ज़्यादा था, वॉल्यूम कम था। वो गैस को अपन ने पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस के हिसाब से क्या किए? एक्सपांड किए। वो गैस को अपन ने पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस के हिसाब से एक्सपांड किए। तो जब भी कोई गैस एक्सपांड होती है तो उसका जो वॉल्यूम रहता है वो क्या होता है? बढ़ता है। और कोई भी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? उसके बाद में मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि जो PV डायग्राम रहता है, उसके कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है, जो PV डायग्राम रहता है उसके कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है, वो एरिया अपने को बताता है क्या?
कि वो गैस कितना वर्क डन कर रही है, वो गैस कितना वर्क डन कर रही है। तो यहाँ पे देखो ये 1 2 के अंदर का ये जो पीवी डायग्राम है, इसके अंदर का ये जो एरिया बन रहा है, ये एरिया अपने को बता रहा है क्या, वर्क डन। ये आपने को बताएगा कि पॉलिनट्रोपिक वर्क डन कितना मिलेगा, ये गैस का पॉलिनट्रोपिक वर्क डन कितना आएगा ये वाले गैस से, ये अपन आइडेंटिफाई करेंगे ये वाले ग्राफ से। तो ये अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे कि क्लोज सिस्टम के लिए जब अपन पीवी डायग्राम जो रहता है उसके अंदर का जो एरिया रहता है वो एरिया बताता है, कौन सा एरिया अपने को, कि वो गैस कितना वर्क डन कर रही है, वो चीज़ बताती है अपने को कौन, पीवी डायग्राम। उसी तरीके से अपन टीएस डायग्राम देखते हैं। तो अभी अपने को पता है कि कोई गैस का अगर प्रेशर जाता है तो उस गैस का टेम्परेचर भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। तो ये टीएस डायग्राम के ऊपर में जो 1 पॉइंट है ये अपने को रिप्रेजेंट करेगा कि वो गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है। जब ये पॉइंट को मैं वाई एक्सिस के ऊपर में लेके जाऊंगा तो यहाँ से मेरे को पता चल जाएगा कि ये गैस का इनिशियल टेम्परेचर कितना है, और वही पॉइंट को अगर मैं एक्स एक्सिस लेके जाऊंगा तो वो मेरे को बताएगा कि ये गैस का इनिशियल एंट्रोपी कितना है। तो जैसा जैसा गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसा वैसा वो गैस का क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा। तो ये जो 2 नंबर का जो पॉइंट है ये रिप्रेजेंट करता है अपने को फाइनल स्टेट ऑफ दैट गैस। तो इसको अगर मैं वाई डायरेक्शन के ऊपर में लेके जाऊंगा तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा टेम्परेचर T2, यहाँ से मेरे को टेम्परेचर T2 मिल जाएगा, और इसको जब मैं एक्स डायरेक्शन के ऊपर में लेके आऊँगा तो यहाँ से मेरे को एंट्रोपी मिल जाएगी S2। तो जैसा कि अब मैंने बताया कि जो कर्व के अंदर पीवी डायग्राम के जो कर्व के अंदर का जो एरिया रहता है अगर वो वर्क डन दे रहा है, उसी तरीके से जो टीएस डायग्राम रहता है उसके अंदर में जो कर्व का एरिया है, जिस तरीके से पीवी डायग्राम में कर्व के अंदर का एरिया वर्क डन देता है, उसी तरीके से टीएस डायग्राम में जो कर्व के अंदर का एरिया रहता है वो देता है अपने को क्या, हीट ट्रांसफर। तो ये गैस में अपन कितना हीट ट्रांसफर कर रहे हैं ये अपने को पता चलेगा कौन से ग्राफ से, टीएस ग्राफ से। तो इस तरीके से अपन आइडेंटिफाई करते हैं कि वर्क डन कहाँ से पता चलता है अपने को, वर्क डन हो रहा कि नहीं हो रहा वो पता चलता है अपने को पीवी डायग्राम से। पीवी डायग्राम के अंदर में जो कर्व का एरिया रहता है वो देता है अपने को क्या, वर्क डन, और टीएस डायग्राम में जो कर्व के अंदर का एरिया रहता है वो अपने को देता है क्या, कि हीट ट्रांसफर कितना हो रहा है वो गैस में। तो क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक के। नेक्स्ट है अपना फॉर्मूले। अपने को फॉर्मूले देखना है कि पॉलिनट्रोपिक प्रोसेस के लिए डिफरेंट चीज़ें अगर अपने को फाइंड आउट करना है तो डिफरेंट फॉर्मूले देखना पड़ेगा। तो जो सबसे पहला फॉर्मूला रहता है वो रहता है अपना पीवीटी रिलेशन। पीवीटी रिलेशन बोले तो होता है प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन। तो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशन क्या है यहाँ पे, P1 V1 बाई T1 इक्वल्स टू P2 V2 बाई T2। तो अगर इसको अपने को पॉलिनट्रोपिक के हिसाब से लिखना है, यहाँ पे कोई चीज़ कांस्टेंट है क्या, प्रेशर कांस्टेंट है तो नहीं है, वॉल्यूम भी कांस्टेंट है नहीं है, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट नहीं है। तो अपने को यहाँ पे पीवीटी रिलेशन किस पैटर्न में बनेगा अपना पॉलिनट्रोपिक का, तो वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो पीवीटी रिलेशन बनता है वो बनता है P1 V1 रेस टू पावर n इक्वल्स टू P2 V2 रेस टू पावर n। तो अगर मेरे को प्रेशर और वॉल्यूम एक साइड में लिखना है तो हम तो ये क्या हो जाएगा P1 बाई P2, ये P1 यहाँ पे रखा मैंने इक्वल्स टू की इधर साइड में, और P2 ये इक्वल्स टू की इधर साइड में मल्टीप्लाई में, जब इसको मैं इधर साइड में लेके आ जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो ये क्या हो गया P1 बाई P2 इक्वल्स टू इधर साइड में क्या है V2, और ये V1 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 रेस टू पावर n। तो सबसे पहला आपको पॉलिनट्रोपिक इंडेक्स पीवीटी रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में अगर पॉलिनट्रोपिक का आपको रिलेशन याद रखना है तो वो क्या होगा P1 बाई P2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 रेस टू पावर n। फिर नेक्स्ट जो आपको रिलेशन याद रखना है वो है अपना टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। नेक्स्ट अपन पीवीटी रिलेशन याद रखने पॉलिनट्रोपिक प्रोसेस के लिए, किसके लिए, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में। तो टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में पीवीटी रिलेशन क्या है पॉलिनट्रोपिक के लिए, T1 बाई T2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन n। क्या है, T1 बाई T2 इक्वल्स टू P1 बाई P2 रेस टू पावर n माइनस 1 अपॉन n। और उसी तरीके से अगर आपको किसी ने टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में का अगर रिलेशन पता करना है अपने को पॉलिनट्रोपिक के लिए तो ये क्या होगा T1 बाई T2 इक्वल्स टू V2 बाई V1 रेस टू पावर n माइनस 1। तो आपको ये तीनों पीवीटी रिलेशन पॉलिनट्रोपिक प्रोसेस के लिए तीनों पीवीटी रिलेशन याद रखना है। ये जो पीवीटी रिलेशन है जब आपको न्यूमेरिकल में कभी प्रेशर दिया रहा और टेम्परेचर निकालना रहा तो आप कौन सी रिलेशन यूज़ करेंगे, प्रेशर और टेम्परेचर की। कभी आपको वॉल्यूम दिया रहा और आपने को टेम्परेचर निकालना है तो आप कौन सी रिलेशन यूज़ करेंगे, वॉल्यूम और टेम्परेचर की। और अगर आपको कभी प्रेशर दिया रहा और वॉल्यूम निकालने बोला तो आप कौन सी रिलेशन यूज़ करोगे,
प्रेशर और वॉल्यूम की। तो आपको ये तीनों पीवीटी रिलेशन आपको याद रखना है, किसके लिए? पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। जब भी आपको न्यूमेरिकल में कोई भी चीज़ प्रेशर निकालना है, फाइनल प्रेशर निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, या फाइनल वॉल्यूम निकालना है, या इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर निकालना है, तो तब आपको ये पीवीटी रिलेशन बहुत काम में आएंगी। ये पीवीटी रिलेशन आपको हरदम याद रखना है, तीनों फॉर्मूलेस। क्लियर है? नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अपना है आइडियल गैस इक्वेशन। ये पूरे जितने भी अपन ने पांचों प्रोसेस पढ़े उसमें ये आइडियल गैस इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो सेम है। और वो आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या अपनी? पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। अगर इनिशियल के लिए लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? P1 V1 इक्वल्स टू एम आर टी वन। अगर फाइनल स्टेट के लिए लगाएंगे तो ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएंगे? P2 V2 इक्वल्स टू एम आर टी टू। क्लियर है? तो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो भी अपनी सभी प्रोसेस के लिए वो इक्वेशन सेम है, और उसकी वैल्यू क्या है? पीवी इक्वल्स टू एम आर टी। तो जब अगर आपको इनिशियल स्टेट के लिए लगाना है तो वो इक्वेशन क्या हो जाएंगी? P1 V1 इक्वल्स टू एम आर टी वन। अगर आपको फाइनल स्टेट के लिए लगाना है तो क्या हो जाएंगी? P2 V2 इक्वल्स टू एम आर टी टू। नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो अपना वर्क डन। तो वर्क डन को अपन डिनोट करते हैं W से, और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन का फॉर्मूला था पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए W इक्वल्स टू P1 V1 माइनस P2 V2 रेज टू पावर n माइनस वन। वर्क डन का फॉर्मूला जो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वही सेम प्रोसेस फॉर्मूला अपना कई के लिए पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। सिर्फ फर्क कितना है? एडियाबेटिक प्रोसेस में डिवाइड बाय क्या था? गामा माइनस वन। यहाँ पे डिवाइड में क्या है? n माइनस वन। और n क्या है अपना? पॉलिएंट्रोपिक इंडेक्स। n क्या है अपना? पॉलिएंट्रोपिक इंडेक्स। तो वर्क डन का फॉर्मूला अगर अपने को वर्क डन निकालना है पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस में तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? P1 V1 माइनस P2 V2 डिवाइडेड बाय n माइनस वन। क्या फॉर्मूला रहेगा वर्क डन का अपना पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए? P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n माइनस वन। और एक फॉर्मूला है वर्क डन का पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए क्या? MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस वन। तो ये MR कहाँ से आ गया? ये देखो P1 V1 की जगह पे अगर यहाँ पे ये जो P1 V1 है इसकी जगह पे अपन ने MR T1 पुटअप किया है, और यहाँ पे ये जो P2 V2 है इसके जगह पे अपन ने MR T2 पुटअप किए। तो यहाँ से दोनों जगह से क्या कॉमन आ जाएगा? अपना MR कॉमन आ जाएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? T1 माइनस T2। तो ये अपना वर्क डन का सेकेंड फॉर्मूला बन रहा क्या? MR इक्वल्स टू T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस वन। क्या फॉर्मूला बन रहा अपना वर्क डन का? MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस वन। क्लियर है? तो ये वर्क डन का फॉर्मूला अपना काय के लिए? ये दो फॉर्मूले वर्क डन के पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो नेक्स्ट चीज जो अगर आपने को न्यूमेरिकल में निकालने बोलता है वो बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट चीज क्या निकालने बोलता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है DU से। नेक्स्ट चीज अपने को निकालने बोलता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है कैसे? DU से। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU का फॉर्मूला जो है वो पूरे प्रोसेस जितने भी प्रोसेसेस है सभी प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो होता है अपना m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। कोई भी प्रोसेस रहे चेंज इन इंटरनल का एनर्जी का फॉर्मूला सभी प्रोसेस के लिए सेम है, और वो फॉर्मूला है चेंज इन इंटरनल एनर्जी DU इक्वल्स टू m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। क्या फॉर्मूला है? m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला पूरे कोई भी प्रोसेस रहे उसके लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सेम है। तो उसमें m क्या है? मास ऑफ गैस। m क्या है? मास ऑफ गैस, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। अगर गिवन नहीं है तो वो अज्यूम करेंगे अपना कितना? 1। Cv क्या है? Cv होता है अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cv क्या होता है? Cv होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो कि अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। और अगर गिवन नहीं है तो वो अपन अज्यूम करेंगे, और वो अज्यूम करते हैं कितना? 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। Cv अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी अज्यूम करेंगे? 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर केजी केल्विन। क्लियर है? उसके बाद में नेक्स्ट चीज जो आपको निकालने बोलता है वो निकालने बोलता है हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर। नेक्स्ट चीज क्या निकालने बोलता है? हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर। हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर अगर आपको निकालने बोला, हीट सप्लाइड या हीट ट्रांसफर अगर आपको निकालने बोला तो उसका फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या होता है? उसका फॉर्मूला Q हीट ट्रांसफर इज इक्वल्स टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन का अगर अपने को फॉर्मूला दिया हुआ है तो वो अपन किस तरीके से निकाल लेंगे? फॉर्मूला होता है n माइनस गैमा अपॉन
n-1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू सी वी मल्टीप्लाई बाय T2 माइनस T1। अगर पॉलीएंट्रोपिक में अपने को हीट सप्लाई निकालने बोला है या हीट ट्रांसफर निकालने बोला है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू n माइनस गामा अपॉन n-1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। तो इस वाले फॉर्मूले से अपन फाइंड आउट करेंगे क्या, हीट सप्लाइड और हीट ट्रांसफर। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज अपने को जो निकालने बोलता है क्वेश्चन में, वो निकालने बोलता है चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैसे, ds से। नेक्स्ट चीज अपने को क्या निकालने बोलता है, चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी को अपन डिनोट करते हैं कैसे, ds से। और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला वो पूरे कोई भी प्रोसेस रहे उसके लिए सेम रहता है। और चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या रहता है, m इंटू सी पी इंटू T2 माइनस T1। क्या रहता है चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला, m इंटू सी पी इंटू T2 माइनस T1। चेंज इन एंथैल्पी का फॉर्मूला होता है m इंटू सी पी इंटू T2 माइनस T1, जिसमें m क्या है मास, Cp क्या होता है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp क्या है अपना स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। Cp की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन रहेंगी, और अगर गिवन नहीं है तो उसकी वैल्यू अपन अज्यूम कर रहे थे 1.005 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। Cp की वैल्यू कितनी अज्यूम करते हैं 1.005 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। अगर क्वेश्चन में गिवन है Cp की वैल्यू तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो Cp की वैल्यू अपन अज्यूम करेंगे। उसके बाद में T2 बोले तो फाइनल टेम्परेचर और T1 होता है इनिशियल टेम्परेचर। तो आपको ये फॉर्मूलेस याद रखना है, इसी फॉर्मूलेस के बेसिस के ऊपर में आपके न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे। तो आपको ये फॉर्मूले जब आप वीडियो देखोगे तो ये फॉर्मूले पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये फॉर्मूले आपके कॉपी में नोट डाउन करना है। तो यही चीज़ें आपको न्यूमेरिकल में पूछी जाती है। क्लियर है, समझ में आ सबको। तो इसके पहले अपन ने देखे कि कौन पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस का पीवी और टीएस डायग्राम देखे, और उसके बाद में उसको बेसिस के ऊपर में जो अपने को निकालने बोलता है उसके अपन ने फॉर्मूलेस देखे। तो अभी अपन देखते हैं कि पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस के ऊपर में न्यूमेरिकल किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं वो चीज़ देखते हैं। तो मैंने आपको बताया था इसके पहले भी जो भी प्रोसेस के अपन ने न्यूमेरिकल पढ़े उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताया था कि आपको क्या बताया था कि सबसे पहली चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है क्वेश्चन में कि कौन से प्रोसेस का आपको न्यूमेरिकल दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन से प्रोसेस का न्यूमेरिकल दिया है। तो सबसे पहली वन अपनी स्टेप क्या रहेंगी, गिवन डाटा लिखो, और गिवन डाटा में सबसे पहली स्टेप रहती है अपने को कि क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि कौन से प्रोसेस का अपने को न्यूमेरिकल दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या दिया, 3 kg ऑफ एयर is at 150 degree Celsius and 5 bar pressure, expand according to the law PV raised to the power 1.2 into gamma 1.2 equals to constant। ये जो अपने को दिया है PV raised to the power 1.2 equals to constant, ये मैंने बताया PV raised to the power n equals to constant, ये कौन सी प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है अपने पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस को। तो ये PV raised to the power 1.2 equals to constant, तो इससे अपने को पता चल गया कि ये प्रोसेस कौन सी अपनी पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने गिवन डाटा में सबसे पहला क्या पॉलीएंट्रोपिक प्रोसेस, उसके बाद में नीचे में लिख दिया PV raised to the power 1.2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो ये PV रेस टू द पावर 1.2 से इससे मैं ये आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कि ये PV रेस टू द पावर n इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है। तो PV रेस टू द पावर 1.2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, n की वैल्यू मिल रही है कितनी 1.2। यहाँ से मेरे को क्या आइडेंटिफाई हो रहा है, n की वैल्यू हो रही है 1.2 मिल गई है। फिर यहाँ से मैं गिवन लिखता हूँ m 3 kg ऑफ एयर। अभी 3 kg ऑफ एयर मेरे को पता चल गया, 3 kg दिया हुआ है, मतलब ये क्या दिया हुआ है मेरे को, मास दिया हुआ है। तो मास दिया हुआ है मेरे को कितना 3 kg इज एट 150 डिग्री सेल्सियस। ये कितने पे है बोलता है 150 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये क्या है मेरा टेम्परेचर। तो T1 इक्वल्स टू कितना दिया है 150 डिग्री सेल्सियस। पर मेरे को न्यूमेरिकल में जो टेम्परेचर रहता है वो डिग्री सेल्सियस में नहीं चलता, वो मेरे को क्या में होना केल्विन में। तो मैं क्या करूँगा, ये जो 150 है प्लस उसमें करूँगा कितना 270, 150 प्लस 273 करूँगा तो यहाँ पे मेरे को मिल गया कितना 423 केल्विन। तो ये मेरे को मिल गई काय की वैल्यू T1 की। उसके बाद में दिया हुआ 5 बार प्रेशर, मतलब प्रेशर दिया हुआ मतलब P1 की वैल्यू दिया है कितना 5 बार। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने P1 की वैल्यू 5 बार दिया हुआ है। पर मेरे को जो प्रेशर रहता है वो न्यूमेरिकल में बार में नहीं चलता है, वो मेरे को होना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो बार को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो उस वाले वैल्यू को मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है किससे 10⁻5 से। तो ये क्या हो गया 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे को प्रेशर मिल गया कितना 1 बार, P1 की वैल्यू मेरे को दिया था 5 बार, उसको मैंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। फिर उसके बाद में बोला टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार,
वो क्या है, एक्सपांड हो रहा है कहाँ तक के, टू अ प्रेशर ऑफ 1 बार। तो मेरे को सेकंड प्रेशर की वैल्यू मिल गई P2 की कितनी, 1 बार दिया है, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1 बार। पर मेरे को बार में चलता है क्या प्रेशर, नहीं, मेरे को काय में होना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बार को अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करूंगा कैसे मैं, 10⁵ से। तो ये हो गया मेरा 1 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद में और कुछ दिया हुआ है कि इसमें गिवन में बोलता है कैलकुलेट हीट सप्लाइड एंड वर्क डन, ऑल्सो फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये तो निकालने वाली चीज़ है। फिर उसके बाद में बोलता है टेक कैपिटल R इक्वल्स टू 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। मतलब कैपिटल R की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा मैंने कैपिटल R की वैल्यू कितनी दिया था, 0.287 किलो जूल पर केजी केल्विन। पर मेरे को R की वैल्यू किलो जूल पर केजी केल्विन में नहीं चलती, मेरे को वो होना जूल पर केजी केल्विन में। तो इसको मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए ये क्या हो गया, 0.287, उसको मल्टीप्लाई करूंगा कैसे, 10⁻³ से। जब मैं 10⁻³ से मल्टीप्लाई करूंगा उस वैल्यू को, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगी क्या में, जूल पर केजी केल्विन में। उसके बाद में मेरे को दिया हुआ है क्या, गामा इक्वल्स टू 1.4। यहाँ पे लिख दिया मैंने गामा इक्वल्स टू 1.4। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन था पूरा का पूरा गिवन मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है अपनी, कि क्या चीज़ अपने को फाइंड करने बोला है वो लिखने का। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है अपनी, स्टेप नंबर 2 टू फाइंड। तो यहाँ पे लिखता मैं स्टेप नंबर 2 क्या है अपनी, टू फाइंड। तो फाइंड करने में सबसे पहले क्या बोला अपने को, उसने हीट सप्लाइड निकालने बोला। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं, सबसे पहले मेरे को क्या निकालने बोला उसने, हीट सप्लाइड निकालने पड़ा। और हीट सप्लाई को जो निकालना है उसको डिनोट करता मैं कैसे, Q से। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ उसने मेरे को क्या निकालने बोला, वर्क डन। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नेक्स्ट चीज़ मेरे को निकालना है वर्क डन। तो वर्क डन निकालना है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया W को डिनोट करता वर्क डन से। उसके बाद में बोलता आल्सो फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और क्या निकालने बोल रहा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी को क्या निकाल, किससे डिनोट करते, DU से। तो ये चीज़ें अपने को निकालने बोला है, तो मैंने टू फाइंड में लिख दिया। अभी और कुछ चीज़ बोला है कि उसने निकालने के लिए, नहीं। तो इसके बाद में मैंने बताया कि स्टेप 1 अपन क्या निकालते हैं, गिवन डाटा लिखते हैं। स्टेप 2 क्या करते हैं, जो फाइंड करने बोला है वो लिखते हैं। और स्टेप 3 में क्या करते हैं, जो फाइंड करने बोला है उसके उस प्रोसेस से रिलेटेड अपन क्या लिखते हैं, फॉर्मूले लिखते हैं। तो अपने को पता है प्रोसेस कौन सी है, पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस। तो अपने को वर्क हीट सप्लाइड का जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन से प्रोसेस का लगाना है, पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस का। वर्क डन का भी जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन से प्रोसेस का लगाना है, अपने को पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस का। और चेंज इन इंटरनल एनर्जी का भी जो फॉर्मूला लगाना है वो कौन से प्रोसेस का लगाना है, अपने को पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस का। तो स्टेप 3 रहेंगे अपना फॉर्मूला। तो हीट सप्लाइड का जो फॉर्मूला है पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस के लिए वो क्या है, n माइनस गैमा अपॉन n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। ये फॉर्मूला अपन क्यों लिखते हैं, क्योंकि अपने को इसमें से पता चल जाता है कि ये फॉर्मूले से कि जो अपने को गिवन डेटा दिया हुआ है उस गिवन डेटा से अपन पूरी चीज़ें अपने पास में है कि कुछ चीज़ें अपने को और भी निकालना पड़ेगा। तो ये अपन बाद में देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने को निकालने बोला है वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पे मैंने, क्या P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। अपन ने क्या लिख दिया यहाँ पे, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन n माइनस 1। यहाँ पे और एक फॉर्मूला रहता है अपना वर्क डन का, वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। वो क्या होता है, MR T1 माइनस T2 MR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला है जब अपने को प्रेशर और वॉल्यूम दोनों दिया हुआ है तब यूज़ करेंगे। नीचे वाला फॉर्मूला जब अपने को सिर्फ टेम्परेचर और मास दिया हुआ है तब यूज़ करेंगे। तो क्लियर है, तो ये चीज़ अपने को दिया हुआ है। तो अभी इसमें से अपन देखते हैं कि हीट सप्लाइड के फॉर्मूले में हीट सप्लाइड निकालने के लिए अपने पास में सारी चीज़ें दिया हुआ है क्या। तो यहाँ पे n दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है 1.2। गामा की वैल्यू दिया हुआ है 1.41। उसके बाद में मास हाँ दिया हुआ है 3 kg। CV दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है अपने को, CV नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T2 दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। उसके बाद में T1 दिया हुआ है क्या, T1 दिया हुआ है। चलो, तो अपने को जब तक कि अपने को CV की वैल्यू और टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पता नहीं रहेगा तब तक कि अपन हीट सप्लाई निकाल सकते हैं क्या, नहीं। तो सबसे पहले तो अपने को CV की वैल्यू पता करना पड़ेगा और फाइनल टेम्परेचर पता करना पड़ेगा। जब अपन ये दो चीज़ें पता करेंगे तभी जाके अपन क्या करेंगे, फाइनल हीट सप्लाई कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद में अपने को क्वेश्चन में प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, नहीं। तो ये अपना वर्क डन का ये वाला का फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। फिर अपन दूसरा फॉर्मूला देखते हैं वर्क डन का, क्या मास दिया हुआ है, कैपिटल R की वैल्यू दी हुई है, T1 इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है, T2 अपने को दिया हुआ है क्या, नहीं। तो T2 अपने को निकालना पड़ेगा। स्मॉल n की वैल्यू अपने को दी हुई है, मतलब अपने को अपन वर्क डन भी नहीं निकाल सक रहे, अभी हीट सप्लाइड भी नहीं निकाल सक रहे और चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी नहीं निकाल सक रहे क्योंकि अपने पास में CV की वैल्यू नहीं है और T2 की वैल्यू नहीं है।
पर जब मैंने आपको फॉर्मूलेस बताया तब मैंने बताया था कि अगर क्वेश्चन में अपने को CV की वैल्यू नहीं दी है तो अपन CV की वैल्यू क्या कर सकते, अज्यूम कर सकते हैं। अगर अपने को क्वेश्चन में CV की वैल्यू नहीं दी हुई है तो अपन क्वेश्चन में CV की वैल्यू अगर नहीं दी हुई है तो अपन क्या कर सकते हैं, CV की वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। तो अपन यहाँ पे CV की वैल्यू क्या करते हैं, अज्यूम। तो CV की वैल्यू अपन कितनी अज्यूम करते हैं, 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन। CV की वैल्यू कितनी अज्यूम करते हैं अपन, 0.718 इंटू 10⁻³ जूल पर kg केल्विन अपन ने अज्यूम कर दिया। मतलब यहाँ पे अपने को CV भी पता चल गई। अभी अपने को सिर्फ क्या होना, फाइनल टेम्परेचर। और मैंने बताया था कि फाइनल टेम्परेचर अगर अपने को क्वेश्चन में दे दिया तो अपन कौन से इससे निकालते हैं उसको, PVT रिलेशन से। तो अपन PVT रिलेशन लगाएंगे पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, तो PVT रिलेशन कौन से इसका लगाएंगे अपन, प्रेशर टेम्परेचर का PVT रिलेशन लगाएंगे, उससे फाइनल टेम्परेचर निकालेंगे, उससे बाद में अपन हीट सप्लाइड, वर्क डन और चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। तो चलो देखते हैं किस तरीके से अपने को निकालना है। तो यहाँ पर देखो मैंने जो अपने को गिवन डाटा दिया हुआ था वो सारी चीज़ें लिख लिया। हीट सप्लाइड जो अपने को दिया हुआ था, जो निकालने बोला था वो लिख लिया, और यहाँ पे अपन ने यहाँ उसको जो अज्यूम करे वो लिखे। तो नेक्स्ट स्टेप जो अपनी रहती है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले उसका अपन PV और TS डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 5 क्या रहेंगे अपना, ड्रॉ PV एंड TS डायग्राम। अपने को क्या बनाना है, PV और TS डायग्राम बनाना है। किसके लिए, कौन से प्रोसेस का, न्यूमेरिकल अपना पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस का। तो PV और TS डायग्राम बनाएंगे अपन कौन से प्रोसेस की, पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस की। तो यहाँ पे मैंने PV डायग्राम बनाया पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए और ये TS डायग्राम बनाया पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए। तो अभी अपने को हीट सप्लाइड निकालने के लिए मैंने बताया अपने को सबसे पहले क्या निकालना था, फाइनल टेम्परेचर। तो प्रेशर और टेम्परेचर दिया हो तो अपन PVT रिलेशन लगाएंगे किसके बीच में, पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पे मैंने PVT रिलेशन लगाया T1/T2 इक्वल्स टू P1/P2 रेज़ टू पावर n-1/n। मैंने टेम्परेचर की लगाया क्या, T1/T2 इक्वल्स टू P1/P2 रेज़ टू पावर n-n/n। तो T1 की वैल्यू मेरे को पता है कितनी दिया हुआ है, 423 दिया हुआ है। T2 की वैल्यू तो मेरे को फाइंड आउट करना है। P1 की वैल्यू मेरे को दिया हुआ है 5 इंटू 10⁵। P2 की वैल्यू दिया है मेरे को 1 इंटू 10⁵। n की वैल्यू दिया है मेरे पास में 1.2। तो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू पुटअप करता हूँ। तो T1 की वैल्यू पुटअप किया मैंने 423। T2 की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करना है। P1 की वैल्यू मैंने पुटअप किया 5 इंटू 10⁵। उसके बाद में P2 की वैल्यू पुटअप किया मैंने 1 इंटू 10⁵। और उसके बाद में n की वैल्यू पुटअप किया 1.2 और -1। तो यहाँ से पूरा कैल्शियम में ये अगर मैं वैल्यू पुटअप करूँगा तो यहाँ से मेरे को वैल्यू मिलेंगी क्या कि T2 की। तो T2 की वैल्यू फाइंड आउट हो रही है कितनी, 323.478 केल्विन। तो यहाँ से मैं कैलकुलेट करा तो मेरा फाइनल टेम्परेचर कितना निकला, 323.478 केल्विन। क्लियर है कि यहाँ से अभी मेरा फाइनल टेम्परेचर अगर फाइंड आउट हो गया तो मैं क्या हीट सप्लाइड भी निकाल सकता हूँ, वर्क डन भी निकाल सकता हूँ, चेंज इन इंटरनल एनर्जी में। तो नेक्स्ट स्टेप जो रहेंगी वो अपनी क्या के लिए, हीट सप्लाइड निकालने के लिए। हीट सप्लाइड का फॉर्मूला क्या है पॉलिएंट्रोपिक प्रोसेस के लिए, Q इक्वल्स टू n माइनस गामा अपॉन n-1 मल्टीप्लाई बाय m इंटू CV इंटू T2 माइनस T1। तो n की वैल्यू है क्या मेरे पास में है, n की वैल्यू कितनी है 1.2। गामा की वैल्यू दिया हुआ है मेरे को 1.41। उसके बाद में मास दिया हुआ है कितना 3। CV की वैल्यू मैंने अज्यूम कर लिया कितना 0.718 इंटू 10⁻3। T2 की वैल्यू मैंने अभी फाइंड आउट किया था 323 और T1 की वैल्यू मेरे पास में दिया हुआ है 423। तो यहाँ पे पूरी वैल्यूज मैं पुटअप करूँगा। यहाँ पे पुटअप किया मैंने, n की वैल्यू पुटअप किया 1.2, गामा की वैल्यू पुटअप किया 1.41, तो मास की वैल्यू पुटअप किया 3, CV की वैल्यू पुटअप किया 0.718। उसके बाद में T2 की वैल्यू जो फाइंड आउट किया 323.478 वो पुटअप किया और T1 की वैल्यू पुटअप किया 423। इसको पूरा कैल्शियम में सॉल्व करूंगा तो मेरे को मिलेंगे हीट सप्लाइड की वैल्यू, और हीट सप्लाइड की वैल्यू आ रही है मेरे कितनी 225.0889 इंटू 10⁻3। जब आप वीडियो देखेंगे ये वाली जो वैल्यूज़ है ये डायरेक्टली आपको लिखना नहीं है, ये जो वैल्यूज़ दिया हुआ है आपको वो कैल्शियम में पहले पुटअप करना है, सॉल्व करना है और चेक करना है कि ये जहाँ पे ये जो हीट सप्लाइड का जो आंसर आया वो आंसर बराबर आया है कि नहीं आया हुआ है। अगर नहीं आया हुआ है तो आपको इसको बराबर पुटअप करना पड़ेगा। इसको बराबर पुटअप करोगे, उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद में ही आपको ये वैल्यू पुटअप करना है। ये वैल्यू आपको सॉल्व बराबर कैल्शियम में डालने के बाद ही पुटअप करना है। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ अपने को निकालना क्या, वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने को लिखना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, W इक्वल्स टू mR T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय n-1। तो मास अपने पास में दिया हुआ है, R की वैल्यू दिया हुआ है, T1 की वैल्यू, T2 की वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे मास की वैल्यू मैं पुटअप कर रहा हूँ 3
आर की वैल्यू 0.287 इंटू 10⁻3, उसके बाद में T1 की वैल्यू पुटअप किया, T2 की वैल्यू पुटअप किया, ये पूरा एलसीएम में पुटअप करने के बाद में मेरे को वर्क डन फाइंड आउट हुआ कितना 428.44 इंटू 10⁻3 जूल। उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ मेरे को निकालना है, यहाँ से हीट सप्लाइड निकालना था, वो हो गया, वर्क डन निकालना था, वो हो गया। उसके बाद में मेरे को निकालना है क्या, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे मैं पुटअप करता हूँ। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, m इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1। तो मास मेरे पास में CV की वैल्यू है, T2 की वैल्यू और T1 की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक एक वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ। मास 3 kg पुटअप किया, CV की वैल्यू 0.718 इंटू 10⁻3, T2 की वैल्यू पुटअप किया और T1 की वैल्यू पुटअप किया। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू कितनी है, -214.37 इंटू 10⁻3 जूल। कितना है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू आ रही है -214.37 इंटू 10⁻3 जूल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, कितना आया, -214.37 इंटू 10⁻3 जूल अपना फाइंड आउट हुआ। क्लियर है। उसके बाद में लेट अस समराइज। आज का जो वीडियो अपन ने पढ़े वो अपने को क्या करना है, समराइज करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़े, पीवी और टीएस डायग्राम पढ़े, किसके लिए, पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पीवी और टीएस डायग्राम कैसे बनाई जाती है वो पढ़े। उसके बाद में फॉर्मूला देके वर्क डन, हीट ट्रांसफर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन एंट्रोपी का किसके, पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस के लिए। उसके बाद में अपन ने देखे क्या, न्यूमेरिकल सॉल्व किए किसके ऊपर में, पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस के ऊपर में। तो ये आज की वीडियो की अपनी समरी थी। नेक्स्ट अपन ने यूनिट आउटकम अचीव, या आज का वीडियो देखने के बाद में आपका कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड होगा वो अपने को देखना है। तो ये आज का वीडियो देखने के बाद में कौन सा यूनिट आउटकम अचीव्ड होगा, यूनिट आउटकम अचीव होगा 2.E, क्या, कैलकुलेट डिफरेंट चेंजेस इन आइडल गैस प्रोसेसेस। एनर्जी चेंजेस जो हो रही है आइडल गैस प्रोसेसेस में वो लिखना है। उसके बाद में कैलकुलेट द मास ऑफ गैस एंड इस फाइनल कंडीशन पैरामीटर अंडरगोइंग पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस। तो ये 2C, ये दो अपने जो है वो यूनिट आउटकम अचीव्ड होंगे आज के प्रोसेस से। आज के जो प्रोसेस है इससे आपके ये दो यूनिट आउटकम अचीव्ड होंगे। क्लियर है। फिर प्रोग्राम आउटकम कौन से अचीव्ड होंगे, आपका PO1 अचीव्ड होगा, इसमें PO2 अचीव्ड होगा, PO3 अचीव्ड होगा, PO8, PO9, PO10 और PO3। तो ये आपके प्रोग्राम आउटकम आपके इस आज के वीडियो देखने के बाद में अचीव्ड होंगे। क्लियर है। तो ये कुछ फ्रिक्वेंटली आप क्वेश्चन इन MSBT, ये टॉपिक से रिलेटेड ये जो कुछ क्वेश्चन है MSBT में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस। पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है वो लिखना है। तो जो आपने इस वीडियो में सबसे पहले पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस की मैंने जो डेफिनेशन बताया वो आपको डेफिनेशन लिखना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस ऑन PV एंड TS डायग्राम। आपको क्या करना है, जो PV और TS डायग्राम है पॉलिनट्रॉपिक प्रोसेस का वो आपको बनाना है इस वाले क्वेश्चन के लिए, आंसर के लिए। नेक्स्ट है राइट डाउन दी फॉर्मूला फॉर वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं अपने वो वाले फॉर्मूलेज लिखना है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स दिए हुए, जैसा अपन ने न्यूमेरिकल सॉल्व किए ये वाले प्रोसेस में उसी तरीके से आपको ये वाले न्यूमेरिकल को क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर किसी को भी कुछ डाउट आता है तो आप मेरे को पूछ लेने का। थैंक यू एवरीवन। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।